आजचा विषय आपल्या वरिष्ठ योग शिक्षिका अर्पिता रावेरकर। आज आपला विषय आहे की प्राणायाम हा सिक्वेन्सनी कसा करावा। जर सिक्वेन्स आता प्रत्येक संस्थापक असतो, प्रत्येक कोणत्या संस्थेचा मुख्य असतो, तर त्याचा उद्देश असतो की बा ह्या गोष्टी अशा घडायला पाहिजेत आणि त्याद्वारे त्यांना जे फायदे असतात, अभिप्रेत फायदे असतात, तर ते मिळायला पाहिजेत, म्हणून तो सिक्वेन्स त्यांनी घायला पाहिजे असतो। तर हे याच्यासाठी काही की आपल्याला प्रत्येक वेळी आपले नियम केलेले असतात। पूर्वीच्या लोकांनी, पूर्वजांनी म्हणा की काही नियम केलेले असतात की त्या नियमानुसार जर तुम्ही जर ते नियम जर पाळले तर तुम्हाला त्याचा लाभ होईल। आता याला अपवाद दोन आहेत। जर मला वेळ नसेल आणि मला वेळ नसेल, मी सगळे अनुक्रमानुसार मी प्राणायाम करू शकत नसेल, तर तुम्हाला आवश्यकतेनुसार ते प्राणायाम केले तरी चालेल। आणि दुसरा एक अपवाद असा आहे की माझी शरीर प्रकृती, कारण की माझा आजार, माझी प्रकृती ह्याचा विचार करून तुम्ही याच्यामध्ये बदल करू शकताय। पण सर्वसामान्य लोकांना हे नियम पाळणं आवश्यक असतात। हे जर नियम पाळले तर त्यांनी जो ठरवलेला असतो तो लाभ आपल्याला मिळतो। तर अधिक मी वेळ न घेता ताईंना विनंती करेल की त्यांनी मागच्या आठवड्याचे राहिलेले 4 प्राणायाम बद्दल थोडीशी माहिती सांगावी आणि पुढचे 4 घ्यावे आणि समारोप करावा आणि त्यानंतर आपला वर्ग आपण संपूया। हरिओम हरिओम हरिओम। अर्पिता ताई। हरिओम गुरुजी। मागच्या आठवड्यात मी प्राणायाम बद्दल 4 प्राणायाम बद्दल सांगितलं होतं। आता आज मी 4 प्राणायाम, नेक्स्ट जे 4 प्राणायाम त्यांच्याबद्दल सांगते। त्याच्या आधी आपण आपले जे महर्षी पतंजली आहे त्यांना प्रणाम करताना एक छोटासा श्लोक मी म्हणते। हात जोडून आपण त्यांना विनंती करू। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन रोपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिं रानतोस्मि। महर्षि पतंजलि को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज मैं अपने सत्र का प्रारंभ करती हूँ। गुरुजी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ हाँ, इते। पिछले सप्ताह में मैंने थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में बताने की कोशिश की थी। 8 जो प्राणायाम हमारे परम पूज्य स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने 8 प्राणायाम को जो सीक्वेंस दिया था, इस सीक्वेंस के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था, ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी। तो पहला प्राणायाम 8 जो प्राणायाम है, 8 प्राणायाम में पहला भस्त्रिका रखा गया है, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, 5वां अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी प्राणायाम, फिर उद्गीत और फिर प्रणव प्राणायाम। तो ये जो 8 प्राणायाम का सीक्वेंस है, इसको स्वामी जी ने लेबोरेटरी में साइंटिफिकली प्रूव करके फिर इस प्राणायाम की सीक्वेंस रखी है। अभी जैसे कि हमको गुरुजी ने बताया कि हम अगर इस प्राणायाम को सीक्वेंस से करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन हम जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर रेस्पिरेटरी संबंधी समस्या है तो वो, और अगर उसको समय की कमी है तो वो भस्त्रिका प्राणायाम करके और फिर अपना अनुलोम विलोम या कुछ 1-2 प्राणायाम अपने समय के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से करके उसको ठीक कर सकता है। तो लेकिन अगर हमें उसका फुल फायदा चाहिए, जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया तो आपके 90% रोग दूर हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हम जो छोटे छोटे हाथों और पैरों की एक्सरसाइज करते हैं, हर जॉइंट को हम सुबह सुबह उठ के खोलते हैं, तो उससे और प्राणायाम करने से 80 से लेके 90% के रोग हमारे दूर हो जाते हैं। आसन तो है, आसन करने से फायदा तो मिलेगा, लेकिन जितना फायदा प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने से मिलता है उतना आसन करने से नहीं। तो आसन क्या है, जो पोस्चर है, पोस्चर अलग अलग पोस्चर, अब आपने देखा होगा कि अलग अलग योग कक्षाओं में अलग अलग प्रकार की कठिन से कठिन पोस्चर बनाना सिखाते हैं।
लेकिन पोस्चर बनाना ही योग करना नहीं होता। योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति निरोध, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध। और ये तभी होता है जब हमारा मन स्थिर है। मन कब स्थिर होगा? जब हमारी श्वासें स्थिर होगी। तो श्वासों को स्थिर करने के लिए, श्वासों को कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। श्वासों पे कंट्रोल होगा तो अपने आप हमारा मन के ऊपर भी कंट्रोल होगा। मन में अलग अलग विचार नहीं आएंगे। अब श्वासों को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो प्राणायाम से करेंगे। प्राणायाम पहले जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे वो योग साधना करते थे अपने आध्यात्मिक पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि ये प्राणायाम हम अगर हमारे कॉमन लोगों को, हमारे जो जितने भी समाज है उन लोगों को देंगे तो उनको स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। तो प्राणायाम से मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है। अब शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक कुछ पैकेज होना चाहिए या उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना चाहिए कि नहीं, इस दिशा में आप जाओ, ऐसे ऐसे करो तो फिर आपको फायदा मिलेगा। तो उसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक 8 प्राणायाम का पैकेज सबके सामने दिया है। और ये 8 प्राणायाम का जो पैकेज है, इस पैकेज को उन्होंने सर्व सामान्य लोगों के लिए ओपन किया है और कहा है कि आप इतने ड्यूरेशन में ये करिए। जैसे उन्होंने कहा भस्त्रिका प्राणायाम है तो 2 मिनट तक करिए, 5 मिनट तक करिए। कपालभाति है तो आप 5-5 मिनट के 3 आवर्तन करिए। तो बाह्य प्राणायाम है, अगर आप जनरल है, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप 3 बार बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। अगर आपको आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ानी है तो आप उसको 11 बार कर सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने हर प्राणायाम का समय निर्धारित किया है, हर प्राणायाम से क्या फायदा है ये निर्धारित किया है और इसको लेबोरेटरी में प्रूव करके फिर सबके सामने दिया है। अब महर्षि पतंजलि ने ये जो हमारे 8 प्राणायाम है, ये महर्षि पतंजलि ने नहीं दिए, ये हमें स्वामी जी महाराज ने कॉमन लोगों के लिए दिए हैं। तो महर्षि पतंजलि ने तो सिर्फ 4 प्राणायाम दिए हैं और उन्होंने कोई आसन डिफाइन नहीं किए, है ना? उन्होंने किसी आसन का नाम नहीं दिया कि आप इस आसन में करिए। उन्होंने सिर्फ कहा है स्थिर सुख आसनम। जिस भी आसन में आपको स्थिरता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, उस आसन को ही अगर हम करें तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो महर्षि पतंजलि के कुछ उन्होंने प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करते हुए और जनरल कॉमन लोगों के लिए ये 8 प्राणायाम का सीक्वेंस दिया है। तो आइए हम सब थोड़ा सा, मैं पिछले जो 4 प्राणायाम बताए उनका रिवीजन करते हुए बताती हूँ कि पहला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखों को सहजता से बंद करेंगे, आपकी गर्दन सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। जब भी प्राणायाम करेंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होना चाहिए, तो ही आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। गर्दन सीधी होना चाहिए, किसी साफ स्वच्छ जगह पर प्राणायाम करना चाहिए जहाँ पे फुल ऑफ ऑक्सीजन हो, हमारे टेरेस पे या हमारे बालकनी में या छत पे या किसी गार्डन में बैठ के अगर हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने जैसे अब बारिश का मौसम है, नहीं बाहर बैठ पा रहे हैं, तो हमारे घर में जहाँ साफ स्वच्छ जगह हो, आप एक घी का दीपक जला के भी प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहला जो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, हम क्या करते हैं, किसी भी सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन जिसमें भी आप लंबे समय तक बैठ सकते हो उसमें बैठिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखों को सहजता से बंद करके और लंबा लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग श्वास लेंगे। ये श्वास हमारी छाती में पूरा अंदर जाएगा। 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को लेना है और 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ना है। कम से कम 2 से 5 मिनट का प्राणायाम रोज अवश्य करना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। सभी लोग आंखें बंद करके, सिर्फ मैं जो बोलूंगी जो इसके फायदे हैं या इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, जो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, उसको बिल्कुल शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करूंगी और आप भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत करेंगे। 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लेंगे, 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। जो ऊर्जावान लोग हैं, यंग लोग हैं, वो इस प्राणायाम को थोड़ी तेज गति से कर सकते हैं, लेकिन जिसकी शक्ति नहीं है, जिसे अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को मजबूत बनाना है, वो अत्यंत धीमी गति से श्वासों को अंदर लेंगे और श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। इसको भस्त्रिका प्राणायाम को करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये जो मैंने बताया, 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को लेना है,
2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ना है। 5 सेकंड का एक स्ट्रोक, मतलब एक जो चक्र है ये 5 सेकंड का होता है। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे स्वामी जी महाराज को आपने सबने टीवी पे देखा होगा, इंडिया टीवी में या सुबह सुबह आस्था चैनल पे आते हैं, वो एकदम फास्ट गति से करते हैं। इस तरह से भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी को जल्दी जल्दी करने से थकान आ सकती है, तो वो अत्यंत धीमी गति से इसको कर सकते हैं। जिसे हाई बीपी की समस्या है, उन्हें बिल्कुल धीमी गति से करना है। जिन्हें और कोई समस्या है, चक्कर आने की समस्या है, वो भी बिल्कुल धीमी गति से करेंगे। लेकिन दोनों से फायदा आपको एक ही मिलेगा, तेज करें या धीमी करें, हमें डीप ब्रीदिंग करके इस प्राणायाम को करना है। लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है। जो लंग्स हम पूरी लाइफ टाइम यूज नहीं कर पाते, हमारे लंग्स का हम 30 to 40% भी यूज नहीं कर पाते, तो डीप ब्रीदिंग से हम अपने लंग्स का 70 to 80% तक यूज कर पाते हैं। हम जितनी अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, और जो बाकी बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती है। तो जाता तो पूरा वायु हमारे अंदर है, लेकिन हमारे जो लंग्स है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। बाकी सारे गैसेस को हमारे जो नॉस्ट्रिल है वो बाहर निकाल देता है, हम उसको एक्सेल कर देते हैं। तो हमने जो एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, और इसको हमने जो कंट्रोल किया, इसी को हम प्राणायाम कहते हैं, है ना। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने कहा कि अपने श्वासों को नियमन करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो हम जब अपने श्वासों का नियमन करते हैं, नियमन करना मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल अमाउंट में श्वासों को लेना, कंट्रोल अमाउंट में श्वासों को छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। तो हमने 2 से 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर लिया, अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई। हमने जो डीप ब्रीदिंग से श्वासों को अंदर लिया है, डीप ब्रीदिंग हमने किया है, उससे हमने 4500 ml से लेके 5000 ml तक का ऑक्सीजन अपने अंदर ले लिया है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बर्निंग प्रोसेस में काम आएगा। बर्निंग कब करना पड़ती है, जब हम खाना खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये खाने को बर्न करने के लिए, कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज्यादा कंबशन होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी का लिबरेशन होगा। तो एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, हमने जो खाया, ग्लूकोज लिया अंदर, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी देगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सहेल कर देंगे। जो एनर्जी है वो हमारे दिन भर काम आएगी, जिससे हम काम कर पाएंगे। हमने ऑक्सीजन जितना ज्यादा अंदर लेंगे, हमारे कार्य करने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जो पानी है, ये पानी हमारे शरीर में, पूरे शरीर में से टॉक्सिक पदार्थ को लेके यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। तो ये जो तीनों बाय प्रोडक्ट है, ये तीनों बाय प्रोडक्ट हमारे कब बनते हैं, जब हम फुल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। तो 2 मिनट का ये जो प्राणायाम है, इसको फर्स्ट प्राणायाम रखने के लिए क्यों बोला है स्वामी जी ने, ताकि हम अपने शरीर को एनर्जेटिक कर ले, अपने पूरे शरीर में क्या भर ले, ऑक्सीजन भर ले। हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे जैसे हम मस्तिष्क प्राणायाम करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे रेड ब्लड के साथ जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन कंटेंट है ना। अब डॉक्टर क्या करते हैं, किसी का हीमोग्लोबिन 8 हो गया, 7 हो गया, उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवाइयां दे देते हैं। तो दवाइयों से उतना हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता जितना कि हम डीप ब्रीदिंग से बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, भगवान ने कोई चार्ज भी नहीं लेते इस ऑक्सीजन को देने की, फिर भी हम ऑक्सीजन का पूरा उपयोग नहीं करते। तो ऑक्सीजन जो कि चारों तरफ हमारे पास फुल फ्लैश अवेलेबल है, तो क्यों ना हम सुबह उठ के ऑक्सीजन पूरी अपने शरीर में भर ले। दिन भर की ऑक्सीजन आप अगर हम दिन भर में ले लेते हैं सुबह उठ के, तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। तो हम अगर 1 से 2 घंटे कार्य करते हैं, हमें थक जाते हैं, तो वही अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो फुल ऑफ ऑक्सीजन मिलने के बाद हम 4 से 5 घंटे तक अपने शरीर को एनर्जेटिक रख पाते हैं। तो ये जो पहला प्राणायाम हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, आंखें बंद करके हम इसमें शिव संकल्पना करते हैं कि हे ईश्वर, हमने पूरा ऑक्सीजन अपने अंदर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा है, हमने अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाया है। सुबह उठ के
स्नान करके भगवान के सामने घी का दीपक जला के हमने प्राणायाम की शुरुआत की है। हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने की ताकत रख सके। यही शिव संकल्पना करते हुए हम क्या करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। आप हर श्वास के साथ ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, अपने किसी गुरु मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका आध्यात्मिक पावर भी बढ़ेगा, मन शांत होगा, अपने विचारों पे कंट्रोल होगा और धीरे धीरे हमारे मन के सारे विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब धीरे धीरे निकलते जाएंगे। तो ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है, पहला प्राणायाम। अब हम दूसरा प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम। अब कपालभाति, कपाल का अर्थ होता है चेहरा, मुखमंडल, और भाति का अर्थ होता है उसे सुंदर बनाना। तो ये जो प्राणायाम है, ये सेकंड क्यों रखा है स्वामी जी महाराज ने, क्योंकि हमने जो फुल ऑफ ऑक्सीजन अंदर ली थी, अब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। अब कपालभाति प्राणायाम के अनगिनत फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि हम अगर गिनते रहे तो भी कम है। तो ये जो कपालभाति प्राणायाम है, ये पेट संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है। तो सबसे पहले हम आंखों को बंद करके हाथों की अपान मुद्रा लगाएंगे। अपान मुद्रा कैसे लगाते हैं, दोनों बीच की उंगलियों को अंगूठे से जोड़ के और अपने गोदी में रखते हैं और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी, आंखें सहजता से बंद करेंगे। अब किसे ही प्राणायाम नहीं करना है, ये उन लोगों को प्राणायाम नहीं करना है, महिलाओं में जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिन्हें पीरियड्स की प्रॉब्लम है, दूसरा जिनका अभी अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, पेट संबंधित अगर उन्हें अल्सर या बहुत हाई कुछ प्रॉब्लम है पेट से संबंधित, वो ये प्राणायाम अपने डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। इस प्राणायाम की विधि एकदम सही होना चाहिए, अगर गलत विधि से प्राणायाम करते हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस प्राणायाम को बहुत सोच समझ के बहुत सही तरीके से करना चाहिए। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी, गर्दन एकदम आपकी सीधी होना चाहिए। इस प्राणायाम से शरीर में जितने टॉक्सिक पदार्थ हैं, ये सारे बाहर निकलते हैं और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक देते हुए प्राणायाम करना है। जब आप श्वासों को सिर्फ बाहर छोड़ेंगे, इसमें आपका जो एक्सहेलेशन होगा वो एक्टिव होगा, इनहेलेशन पैसिव होगा। आप पेट पे हाथ रख के चेक कर सकते हैं हमारा प्राणायाम सही हो रहा है कि नहीं। सिर्फ नाक से आपको श्वासों को छोड़ना है। अत्यंत धीमी गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और धीमी गति से आंखों को बंद करते हुए मन में ये शिव संकल्पना करते हुए कि हर स्ट्रोक के साथ मेरे शरीर में जितने भी विषाक्त पदार्थ है ये सब बाहर निकल रहे हैं। जैसे अगर कोई नया नया सीखता है ये प्राणायाम, जिसे नहीं करना आता है, तो आप उसको इसे बता सकते हैं कि जैसे नाक में कोई मच्छर या कुछ कीड़ा चला जाता है तो हम कैसे छींकते हैं उसके बाद, तो इस तरह से आप उसको समझा सकते हैं। आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि एक हाथ पेट पे रखिए, एक हाथ अपना नाक के नीचे रखिए, नॉस्ट्रिल के नीचे, और ये चेक करिए कि सिर्फ हवा बाहर आ रही है। इस तरह से आप उनको सिखा सकते हैं। सही तरीका कपालभाति का होना बहुत आवश्यक है। अब ये कपालभाति जो प्राणायाम है, इसे हमारे स्वामी जी महाराज ने संजीवनी कहा है। ये प्राणायाम की संजीवनी है, क्योंकि इससे 99% रोग दूर होते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपान मुद्रा में बैठिए, आंखों को सहजता से बंद करिए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। कोशिश करिए कि हम एकदम सीधे बैठ सके, हमारा स्पाइनल एकदम सीधा हो, गर्दन हमारी एकदम सीधी हो। क्या रीजन है गर्दन सीधी रखने का, कि हमारी जो श्वसन नलिका है, ये अगर हम ऐसे बैठते हैं या ऐसे सिर को झुकाते हैं तो श्वसन नलिका हमारी थोड़ी सी बेंड हो सकती है। अगर श्वसन नलिका बेंड होगी तो आप कैसे बाहर सारे टॉक्सिक को छोड़ोगे, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाएंगे, वो अंदर ही रह जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी गर्दन एकदम सीधी हो, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो और हम सीधे बैठ के हाथों की अपान मुद्रा लगा के और इस प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम 5 मिनट तक कंटिन्यू ये प्राणायाम करने की कोशिश करेंगे। 5-5 मिनट के हमें 3 आवर्तन करना है। पहले आवर्तन में जैसे मैंने आपको बताया 1 सेकंड में 1 भी अगर आप करते हैं तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक हो जाएंगे, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम 5 मिनट कंटिन्यू ये प्राणायाम कर सके। अगर आप चाहते हैं कि पूरा फायदा मिले तो कम से कम 10 से 15 मिनट ये प्राणायाम अवश्य करें।
तो आपको 100% लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ क्या मिलेगा? हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम स्ट्रोक जैसे लेते हैं, तो हार्ट में हमारे जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज धीरे धीरे दूर होते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे ब्लॉकेज दूर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप प्राणायाम करते जाइए, आंखें बंद रखिए। मैं थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देख के इसको समझा रही हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी ब्रिज पे से एक सेना की टुकड़ी निकलती है, तो उनको ये बोला जाता है कि आप क्या करिए, अपनी जो स्टेप बाय स्टेप वो चलते हैं, तो वो आप ब्रेक करिए। मतलब उनको ये बोला जाता है कि एक साथ जैसे उनकी लेफ्ट राइट करते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि आप जब ब्रिज पे से निकल रहे हैं, तो ब्रिज पे से निकलते समय अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रेक करिए। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि ब्रिज की एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उनके फुट स्टेप की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो वो ब्रिज टूटने की संभावना है। तो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे हार्ट और आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और हम जो कपालभाति करते हैं, उस कपालभाति की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई, अगर वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे जहां मैचिंग होता है, वो ब्रिज टूट जाता है। अब कहीं हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है, तो ये ब्लॉकेज क्या कर रहा है? हमारे ब्लड को हार्ट में जाने तक रोक रहा है। तो हमें क्या करना है? उस ब्रिज को तोड़ना है। तो उस ब्रिज को कैसे तोड़ेंगे? हम अपनी जो कपालभाति की फ्रीक्वेंसी है, हम जो कपालभाति कर रहे हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को हम उस पर्टिकुलर जो हार्ट और आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर देंगे। तो जब हम उसको मैच करेंगे, तो एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, वो ब्रिज टूट जाएगा। और ब्रिज क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ये कुछ अनवांटेड जो पदार्थ जो हमारे शरीर में या हमारी वेन्स में, आर्टरीज में ब्लॉकेज ला रहे हैं, उसको तोड़ सकता है। तो ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है ब्लॉकेज को तोड़ने का, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये समझने का कि कैसे हमारे हार्ट को कपालभाति स्वस्थ रख सकता है। तो हार्ट की ब्लॉकेज को धीरे 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 ये कपालभाति प्राणायाम से हम दूर कर सकते हैं। तो क्या करना है? जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से हमने जिस फ्रीक्वेंसी से आर्टरीज और वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को हमारी कपालभाति से मैच करना है। जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, तो तुरंत ये ब्रिज ब्लॉक टूट जाएगा। जैसे ही ये ब्रिज टूटा मतलब क्या हुआ? जो बीच में ब्लॉकेज थे, वो टूट गए। जैसे ही वो टूटेंगे, ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा। ब्लड का फ्लो अच्छा होगा तो क्या होगा? आपका हार्ट की प्रॉब्लम दूर होगी। तो पेट संबंधित सारी बीमारियां दूर होती है। पेट में पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, स्प्लाइन है, साथ में छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी को हम वाइब्रेशन देते हैं इस तरह से। और इंडोक्राइन सिस्टम मतलब सारे हार्मोन्स, अच्छे रस जो पदार्थ जो प्रोड्यूस करता है, ये इंडोक्राइन सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। अब जैसे पेनक्रियास है, ये क्या है? ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या करती है? इंसुलिन देती है। प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन देगी तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। लीवर क्या करता है? बाइल जूस देता है। ये लीवर हमारा स्ट्रांग बनना चाहिए, उसको रोज वाइब्रेशन देंगे तो ये अच्छा काम करेगा। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को कंट्रोल करता है, ना तो हमारे शरीर को फैट्स बढ़ने देता है, ना ही फैट्स को बहुत ज्यादा ये डिसॉल्व करता है। कुछ लोगों का जो फैट्स है ये बढ़ क्यों जाता है? क्योंकि उनका बाइल का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम बहुत दुबले हैं, हम कितना भी खाना खाएं हमारा वजन बढ़ता ही नहीं है। तो ये लीवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइल जूस क्या है? ये कुछ इम्बैलेंस है। तो बाइल जूस को रेगुलेट करना है, हमारे इंसुलिन को रेगुलेट करना है। तो इसको रेगुलेट करने का एक ही तरीका है, हार्मोनल जो आपके इम्बैलेंस है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी दवाई से, मेडिसिन से ठीक नहीं होते हैं। ये हार्मोनल बैलेंस आप प्राणायाम से कर सकते हो। तो प्राणायाम से, जैसे थायराइड, डॉक्टर क्या करते हैं? थायरोक्सिन, अगर आपका थायराइड हो गया तो क्या करते हैं? गोली देते हैं। सुबह सुबह उठो, एक गोली खाओ, दिन भर काम करो। जिस दिन वो गोली खाना हम भूल गए, उस दिन क्या हो गया? दिन भर हमारा वेस्ट। क्यों वेस्ट? क्योंकि वो थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? ये हमारे शरीर को जो दवाई दी, गोली दी है, वो दिन भर उसको काम करने पे मजबूर करता है, लेकिन हमारी थायराइड धीरे धीरे काम करना उन गोलियों से बंद कर देती है।
जिस दिन आपने गोली नहीं खाई उस दिन आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, दिन भर चक्कर आता रहेगा। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमने गोली खाई लेकिन वो गोली काम ही नहीं करती। तो हमें गोलियों पे डिपेंडेंट, दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो थायराइड की जो समस्या है ये भी कपालभाति से 99% दूर होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपनी थायराइड को क्या करिए, स्ट्रांग बनाइए। अपने पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होगी तो सारी बीमारियां दूर होगी। तो कपालभाति जो प्राणायाम है इससे क्या होगा, आपके सारे समस्याएं दूर होगी। अब हम तीसरा प्राणायाम लेते हैं, क्योंकि जितना मैं बोलूंगी कपालभाति के बारे में उतना कम है और समय हमारे पास बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो तीसरा जो प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम है। तो आइए हम 3 बार बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम की विधि मैंने आपको बताई थी। इसके क्या फायदे हैं, कपालभाति से जो हमने ऊर्जा उत्पन्न की थी, जो हमने अपने पेनक्रियास को एक्टिव किया था और हमने जो अपना अग्नाशय को ये किया था, उसको हम उस एनर्जी का ऊर्ध्वगामी करते हैं, ऊपर की तरफ लाते हैं। तो जैसे ही हम उसको ऊर्ध्वगामी करेंगे वो एनर्जी ऊर्ध्वगामी होगी। कैसे करेंगे, 3 बंध लगाएंगे। पहला मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। अभी मूल बंध लगाते समय आप अगर वज्रासन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वज्रासन में मूल बंध आपका कभी भी खुलता नहीं है। अगर हम सुखासन में बैठते हैं तो मूल बंध खुल जाने की एक पॉसिबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, किस आसन में बैठते हैं, वज्रासन में। तो वज्रासन में, अच्छा, जिन लोगों को घुटने की समस्या है वो वज्रासन में ना बैठे, उनका घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो लेकिन जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठेंगे, मूल बंध लगाएंगे, उद्यान बंध लगाएंगे और जालंधर बंध लगाएंगे। तो पूरा श्वास पहले अंदर लेंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ेंगे, मूल बंध लगाएंगे, अपने मूल गुदा पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पेट को अंदर, उद्यान बंध और तीसरा जालंधर बंध। कुछ समय तक रुकेंगे, 3 से 5 सेकंड तक रुकने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 मूल बंध खोलेंगे, उद्यान बंध खोलेंगे और जालंधर बंध। फिर से एक बार करते हैं। लंबी श्वास अंदर लेना है, पूरी श्वासों को बाहर छोड़ना है, 3 बंध लगाना है, कुछ समय रुकना है और बंद को छोड़ते हुए नॉर्मल होना है। मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा, विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा। ये तीनों चक्र हम तीनों बंध से एक्टिवेट करते हैं। अब ये बंध क्या है, ये लॉक सिस्टम है। ये हमारे जो 9 द्वार है जिनके द्वारा हमारी एनर्जी बाहर निकलती है उनको बंद करते हैं, और जो एनर्जी कपालभाति से हमने जनरेट की थी उनको ऊर्ध्वगामी करते हैं। अब ये हमने 2 से 3 बार आपको रोज ही बाह्य प्राणायाम करना है। इसके बाद जो चौथा प्राणायाम है ये उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम क्या करेगा, ये हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करेगा। जो एनर्जी हमने ऊर्ध्वगामी की थी उसका शुद्धिकरण करेगा। इसका शुद्धिकरण करेगा, कैसे करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को ये मजबूत बनाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन जो हमें बाहर से कभी कभी लेना पड़ता है उसको ऑटोमेटिकली सीक्रेट करेगा। छोटी सी तितली जैसी यहाँ पे एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड को अगर हम कंटिन्यू वाइब्रेशन देते हैं तो ये हार्मोन सीक्रेट करने लगती है। तो ये देखा गया है कि जो मेडिकल की दवाइयां हम लेते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन हम बाहर से लेते हैं, ये हमारी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की बजाय ये ग्लैंड को निष्क्रिय बनाती। जबकि अगर हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे जिन्हें थायराइड की समस्या है, किसी को हाइपोथायरायडिज्म होता है, किसी को हाइपरथायरायडिज्म होता है। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं जिनको हाइपोथायरायडिज्म होता है, कुछ लोग एकदम दुबले होते हैं जिन्हें हाइपरथायरायडिज्म होता है। या तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है या थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम सीक्रेट होता है। तो जिसको हाइपोथायरायडिज्म है वो क्या करे, रोज ये वाला प्राणायाम अवश्य करें, उज्जाई प्राणायाम। इससे आपका थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस होगा और आपकी जो समस्या है थायराइड की धीरे धीरे निकलने लगेगी। थायराइड जो है, थायराइड की समस्या ये साइलेंट किलर है, आपको कब हो जाएगा पता नहीं, है ना। ये 3 लेडीज में ज्यादा होता है, एक बार प्रेगनेंसी के समय होता है और एक बार जब 40 इयर्स क्रॉस करते हैं तब सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, स्ट्रेस, इरेगुलर लाइफस्टाइल, अननेसेसरी की थिंकिंग,
बिना बात में विचार करना, ये सारा होता है थायराइड की समस्याओं को लाने के लिए। तो हमें अपने मन को शांत रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो जो महिलाएं 40 से 45 के बीच में या 45 के अबव मेनोपॉज की स्थिति में आती है, उनको ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल 80% महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है। वो क्या करती है, सुबह उठ के गोली खाती है, दिन भर काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें ये सारे प्राणायाम करके थायराइड की समस्या को धीरे धीरे दूर करना है। किसी भी मेडिसिन को शुरू करने से पहले आपको पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि क्या, क्योंकि ये लाइफ टाइम गोली है, अगर आपने एक बार शुरू कर दी तो ये बंद नहीं होती। इसलिए शुरू करने से पहले आपको अल्टरनेट इसका सोचना चाहिए कि हम क्या इस थायराइड को, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी थायराइड की समस्या जड़ से निकल जाएगी। तो मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि ये अवश्य करें। ये थायराइड की समस्या आने से पहले ही इसको दूर करने का प्रयत्न करें। अभी कैसे करेंगे प्राणायाम? अपने गले को खींचते हुए हमें 3 बार आवाज निकालें। जालंधर बंद लगाना है, कुछ समय रुकना है, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों को छोड़ देना है। एक बार और बताती हूँ। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ दें। अभी अगला प्राणायाम हम लेंगे, ये आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। जिसे थायराइड की समस्या है वो 11-11 बार कर सकते हैं। ये प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में, सुबह, दोपहर को, शाम को। ये प्राणायाम का ऐसा कुछ नहीं है, उज्जयी प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हैं जिन्हें एक्यूट थायराइड की प्रॉब्लम है वो। और कुछ आसन भी स्वामी जी महाराज ने बताए हैं, वो जैसे ग्रीवा संचालन है, सर्वांग आसन है, ये सारे आसन आप करके अपनी थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। मत्स्यासन वेरी बेस्ट फॉर थायराइड। तो ये कुछ आसन है जो आप आसन करके भी थायराइड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको मूल बंध लगाना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे, मूल बंध लगाएंगे, और हमेशा याद रखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमेशा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये मूल बंध, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो मूल बंध अच्छे से लग पाता है ना। मूल बंध लगाने का कारण ये है कि हमें क्या करना है कि अपनी जो अभी अनुलोम विलोम क्या करता है, पूरे नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। जो 5वां प्राणायाम है ये हमारे शरीर में उपस्थित नस नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को कंट्रोल बैलेंस करता है ना। हमारे शरीर में हमारे ब्रेन के 2 पार्ट, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये हमारे शरीर के राइट को कंट्रोल करता है, जो राइट हेमिस्फीयर है ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक तो नहीं ज्यादा मुझे पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को ये बना के रखता है। अब इसमें हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल से, है ना। 2 हमारे नोस्ट्रिल होती है, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है ये लेफ्ट नोस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी कहलाती है, और राइट जो है वो पिंगला कहलाती है ना। और दूसरा हम इसको गंगा और यमुना भी कहते हैं। तो गंगा कौन सी है, ईड़ा, और यमुना कौन सी है, पिंगला। जो राइट नोस्ट्रिल है ये राइट नोस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ये चंद्रमा का प्रतीक है। सूर्य हमें ऊष्मा प्रदान करता है और जो चंद्रमा है ये हमें शीतलता प्रदान करता है। तो जब भी हम प्राणायाम करें वायु मुद्रा लगाए। वायु मुद्रा कैसे लगाते हैं, जो हमारी पहली उंगली है इस पहली उंगली को हमें इस अंगूठे से ऐसे बंद कर लेना है, और आपका लेफ्ट हाथ हम रखेंगे गोदी में। राइट हैंड के अंगूठे से पहले राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, श्वास अंदर लेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। अभी इसको हम
ये पहली उंगली को हम बंद क्यों करते हैं? ये जो अंगूठा है ये अग्नि का प्रतीक होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो अंगूठा जो है ये हमारा अग्नि का प्रतीक है। दूसरी जो पहली उंगली है ये वायु का प्रतीक। अब ये वायु क्या है? ये चंचलता देती है। तो हमारे मन को चंचल नहीं बनाना है, हमारे मन को स्थिर करना है। इसलिए हमें क्या करते हैं? इस उंगली को दबा लेते हैं। तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है ये शरीर में चंचलता नहीं आएगी, मन में चंचलता नहीं आएगी। और हम क्या करेंगे? हम अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे और जो बीच की 2 उंगलियों है इस उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पहले श्वास लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर बीच की 2 उंगलियों से इसको बंद करके राइट से छोड़ेंगे। सभी को आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम? मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ रिवाइज करने का। फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। और हम इसको राइट हाथ से ही क्यों करते हैं? राइट हैंड से, क्योंकि अगर हम इसको राइट हैंड से करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है ये एक्टिवेट होता है, जो राइट साइड को हमारा एक्टिवेट करता है। अब दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि हमारे जो लंग्स है ये 2 है, एक राइट और लेफ्ट। तो जो राइट वाला लंग है ये राइट वाला लंग थोड़ा सा बड़ा और लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा है। तो थोड़ा सा छोटा क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट ना, भगवान ने लेफ्ट साइड में हार्ट दिया। तो ये हार्ट की पोजीशन को, हार्ट को हम फिक्स करने के लिए लेफ्ट वाला जो लंग है थोड़ा सा छोटा बनाए। तो जो राइट वाला हार्ट है, राइट वाला जो लंग है थोड़ा सा बड़ा है। तो हम राइट से क्यों नहीं लेते हैं? लेफ्ट से ही पहले क्यों श्वास लेते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड को पहले हमें एनर्जी देंगे या पहले हम उसको ऑक्सीजन देंगे तो वो जल्दी एनर्जेटिक हो जाएगा। तो राइट तो बड़ा है तो राइट तो ज्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा ही करेगा, और लेफ्ट थोड़ा सा छोटा है तो इसको हम पहले ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। हम क्या करते हैं? वायु मुद्रा लगाते हैं, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चंचलता मन में ना आए तो हमने अपना वायु का जो प्रतीक है पहली उंगली उसको दबा लिया, और जो अपना अग्नि तत्व है अंगूठा, इससे हमने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाया और लेफ्ट से हमने श्वास और राइट से छोड़ा। अब स्वामी जी महाराज ने कहा है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। ये अगर शुद्ध होती है तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। हार्ट के ब्लॉकेज, शरीर में कहीं गांठ हो तो ये गांठ निकल जाती है, और जितने हमारे शरीर में विकार है वो सारे निकल जाते हैं, टॉक्सिक बाहर आ जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर इसमें बैलेंस होता है, और हमारा जितना टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारे धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम से निकल जाते हैं। तो रोज की प्रैक्टिस में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए, आंखें बंद करके। अभी ध्यानात्मक प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी, इसके बाद उद्गीत और प्रणव, ये 4 जो प्राणायाम है ध्यानात्मक प्राणायाम है। आप इसमें ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं। हर श्वासों के साथ हम ओमकार का उच्चारण या अपने गुरु का जो गुरु मंत्र आपको दिया है, या कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो ओम गण गणपते नमः का जप कर सकते हैं। जिस भी भगवान की आप प्रार्थना करते हैं उन भगवान की प्रार्थना करते हुए, मन में शिव संकल्पना करते हुए हम ईड़ा और पिंगला इन दोनों को जब एक्टिवेट करते हैं, अगर उसको हम चक्र के रेफरेंस में समझे तो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, अपना विशुद्धि चक्र, अपना अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ तक सारी जितने भी चक्र है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं। जो हमारी ऊर्जा सुप्तावस्था में थी वो धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होते होते सारे चक्रों को एक्टिवेट करती है, और धीरे धीरे हमारी एनर्जी का फ्लो पूरे शरीर में अच्छे से हो जाता है। तो जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये रोज की प्रैक्टिस में 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। अब इसके बाद जो प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम है। अभी हमने क्या किया? पहले प्राणायाम से ऑक्सीजन अंदर ली, दूसरे प्राणायाम से एनर्जी में कन्वर्ट किया, तीसरे प्राणायाम से उसको ऊर्ध्वगामी किया, चौथे प्राणायाम से हमने उसको शुद्ध किया, पांचवें प्राणायाम से पूरे शरीर की नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर लिया। अब हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ ब्रेन में कुछ ग्लैंड्स होती है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये हमारे शरीर में क्या है? ये मास्टर ग्लैंड्स हैं। आप चाहो तो वज्रासन से बाहर आ सकते हैं, आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं, और हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे इन ग्लैंड्स को वाइब्रेशन देंगे। हमारी जो ग्लैंड्स है पिट्यूटरी, पीनियल, ये हमारे मस्तिष्क में होती है,
मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये यहाँ पे कहीं एक छोटी सी ग्लैंड, बहुत छोटी, बिल्कुल दाने के आकार की ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, पूरे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स है उन सबको कंट्रोल करती है। तो इन सारी ग्लैंड्स का क्या काम है, ये इंडोक्राइन सिस्टम में होती है, और इन ग्लैंड्स का क्या काम है, हार्मोन्स को सिक्रेट करना, अच्छे अच्छे हार्मोन। अब अच्छे हार्मोन से क्या मतलब है, अभी किसी दिन हम सुबह उठते से हम खुश होते, कभी कभी हमें खुश नहीं होते, कभी कभी हमें मन में डिप्रेशन आ जाता है। तो ये क्यों होता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कब होती है, जब मेनोपॉज की समस्या आती है, जब उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें गुस्सा, चिड़चिड़, अननेसेसरी का राग आता है, बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं। तो ये क्यों होता है, ये नेचुरल है। तो इस ये जो हार्मोनल को हमें बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपनी मास्टर ग्लैंड को बोलना होगा कि मास्टर ग्लैंड, तुम्हें सारे अच्छे हार्मोन्स देना है। किसी किसी को नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि उसका स्लीपिंग हार्मोन इम्बैलेंस है। कुछ लोग हमेशा गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका वो हार्मोन इम्बैलेंस है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए और हमारे मन को शांत करने के लिए, स्ट्रेस को निकालने के लिए, एंजाइटी को निकालने के लिए ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत बहुत अच्छा है। आप इसे रोज की प्रैक्टिस में 5 बार करिए, आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको शीतलता, मन को शांतता ही प्रदान करेगी। तो ये प्राणायाम कैसे करना है, इसको हम षडमुखी मुद्रा में करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाइब्रेशन आता भी है कि नहीं। तो अपने एक हाथ को आप यहाँ रख के देखिए और इसको भौरे जैसा गुंजन करिए, भ्रामरी, भ्रम, भ्रमर, भ्रमर जैसा हमको गुंजन करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, मुंह बंद करेंगे और नाक से सिर्फ भ्रमर जैसा गुंजन करेंगे। तो आपको हल्का सा वाइब्रेशन मिलेगा यहाँ। तो ये वाइब्रेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि आपकी पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स धीरे धीरे एक्टिव हो। ठीक है, अब इसको हम षडमुखी मुद्रा से करते हैं। षडमुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं, एक उंगली, आपकी जो पहली उंगली है, ये अपनी आईब्रो के ऊपर रखते हैं, आंखों को बंद करके बाकी 3 उंगलियां भी रखते हैं अपनी आंखों पे। अंगूठे से कान की जो छोटी सी पाई है इसको बंद करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आंखें बंद, मुंह बंद, नाक बंद, और हमने क्या किया, अपने जो जहां से वाइब्रेशन बाहर निकल सकता है इनको बंद करके फिर वाइब्रेशन करेंगे। तो पूरा जो वाइब्रेशन है ये ऊपर जाएगा। ओमकार के साथ भी कर सकते हैं और इसको भ्रमर जैसा गुंजन भी। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, इस भ्रामरी प्राणायाम से हमने पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स को एक्टिव किया, अच्छे हार्मोन सारे सिक्रेट होंगे, डोपामाइन हार्मोन होता है, स्लीपिंग हार्मोन होता है, जो सारे अच्छे सिक्रेट होने लगते हैं। आप रात को सोने से पहले भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। अब आंखें सहजता से बंद रखते हुए, हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाते हुए हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। ये उद्गीत प्राणायाम में हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और 3 बार हम ओंकार करेंगे। दीर्घ श्वास अंदर लेंगे, फिर से दीर्घ श्वास अंदर लेंगे, ये ओंकार
3 शब्दों से बना है, 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। अ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ विष्णु का प्रतीक है और म शिव का प्रतीक है। तो हम उ और म इन तीनों से, इन तीनों देवताओं को याद करते हुए हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में आ गई है। पूरी ऊर्जा हमारे शरीर में फ्लो हो रही है। हमने पूरे जितने प्राणायाम किए, उन प्राणायाम से जो ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को ऑब्जर्व करेंगे। अंदर ही अंदर हम ये फील करेंगे, वी आर फिजिकली एक्टिव एंड मेंटली रिलैक्स्ड। ओंकार एक शक्तिशाली शुद्ध मंत्र है। इससे हमने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा जो हमने अभी प्राणायाम से उत्पन्न की है, इसको शांत करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। और अगला जो प्राणायाम है, जिसे प्रणव प्राणायाम कहते हैं, ये प्रणव प्राणायाम पूरी तरह से ध्यानात्मक प्राणायाम है। इसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो रोज 5 मिनट का ये मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। इसमें हम श्वासों की गति अत्यंत धीमी, एकदम श्वासों की गति इतनी धीमी कि अगर हम कोई कॉटन बॉल भी हमारे नाक के पास रखे तो ये कॉटन बॉल भी नहीं हिलना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, एक श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। अपने मन को, अपने चित्त को शांत करते हुए और मन में ये शिव संकल्पना करते हुए कि हमने आज जो प्राणायाम किया, इसने हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया, मानसिक शक्ति को बढ़ाया। हमने अपने पैरों के नाखून से लेके हमारे सिर के बाल तक सभी को, पूरे शरीर को एनर्जेटिक किया। एक एक अंग हमारा एनर्जेटिक से हो गया है, ऊर्जा से भर गया है। अपने आसपास की बारीक से बारीक आवाज को सिर्फ सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपना जो श्वासों की गति है अत्यंत धीमी। जितनी धीमी आपकी श्वासों की गति होगी, उतना ही आपका लाइफ ज्यादा होगा, हमारा जीवन उतना सुदृढ़ बनेगा, हमारी आयु बढ़ेगी। इतनी धीमी कि हम 1 मिनट में एक श्वास को ले और एक श्वास को छोड़े। पूरी तरह से भगवानमय, ईश्वरमय रहेंगे। इस मेडिटेशन की स्थिति में ईश्वर को याद करते हुए हम हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाव मुखात अखंड राहू दे। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय और भारत माता की जय। सभी को प्रणाम करते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, हाथों को घर्षण करेंगे, हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों में लगाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम करेंगे। सभी को धन्यवाद। हरिओम। ओम। शांति पाठ करेंगे। हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखें सहजता से बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्राणायाम बद्दल मी थोडीशी माहिती देतो। 2 प्राणायाम असतात, वशिष्ठ ऋषीचे प्राणायाम आणि पातंजली ऋषीचे प्राणायाम। वशिष्ठ ऋषीच्या प्राणायाम मध्ये कुंभक नसतात। जे आपल्याला बाकीचे छोटे छोटे शिबिर असतात तिथे वशिष्ठ ऋषीचे प्राणायाम शिकवतात, ते लोकांना चालना देण्यासाठी असतात। पातंजली ऋषीचे अष्टांग प्राणायाम आहेत, तर त्या अष्टांग प्राणायाम मध्ये असतात। तर आज आपल्याला रामदेव बाबांचे एकदम सोप्या रीतीने प्राणायाम शिकवलेले आहे। आपल्याला सर्वसाधारण साधकासाठी हे अतिशय उपयुक्त आहे। या क्रमाने आपण चाललं तर जर साधकांमध्ये प्रगती जर झाली, तो उच्च साधक जर झाला तर त्यांनी अष्टांग प्राणायाम करायचे असतात। आणि अष्टांग प्राणायामचा सिक्वेन्स वेगळा असतो। आपण नेहमी लहान असताना अ आ इ ई क खा कला काना का, नंतर मग आपण जोडाक्षरे शिकतो, नंतर शब्द शिकल्यानंतर वाक्य शिकतो, वाक्य शिकल्यानंतर मग आपण जर आपण ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये असल्यानंतर आपण हे कधीच असं म्हणत नाही स्वाती स अर्धा स त्याला वा त्याला काना ती त त्याला ती असं आपण कधी नाही म्हणतो। आपण म्हणतो की स्वाती प्राणायाम कर। तर ह्याच्या स्टेजेस असतात। तर सुरुवातीला तुम्हाला शिकण्यासाठी आपल्याला ह्या स्टेजेस मध्ये आपण जावं लागत असतं आणि ह्या स्टेजेस अनुकरण करायचे असतात। उच्च प्रतीच्या योग साधकांनी अष्टांग प्राणायाम करायचे असतात, तर त्यांचे क्रम वेगळे असतात। म्हणून कोणीही भ्रम करू नये। आपल्या आवश्यकतेनुसार आपल्या योग्यतेनुसार आपण हे क्रम आपण अनुकरावे। जे पातंजली ऋषींचे आहे तर ते उच्च कोटीच्या लोकांसाठी आहेत, ते त्यांनी नंतर शिकावं। म्हणून हा चुकीचा आहे आणि हा बरोबर आहे असं कोणी भ्रम ठेवू नये। आपण सर्वसाधारण साधक आहेत, तर आपल्यासाठी योग्य प्रकारे रामदेव बाबांनी जे प्राणायाम सांगितलेलं त्याचं अनुकरण करावं। क्रम जर केले तर आपल्याला त्यांनी जे लाभ ठरवले असतात तर त्या लाभाप्रमाणे त्यांना त्यांचा फायदा होतो। आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं प्राथमिक पहिल्या वर्गामध्ये, दुसऱ्या वर्गात, चौथ्या वर्गात, 10व्या वर्गात, कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर अशी प्रगती होते, तर त्याच्यानुसार आपण करायची। तर हा प्राणायाम बद्दलचा आहे। कोणाला जरी काही अडचण असेल तर तुम्ही ताईंना विचारू शकताय, कराड सरांना विचारू शकता, जे योग्य माहिती आहे तर त्यांना विचारू शकताय, मला विचारू शकताय। परंतु कोणीही कोणावर टीका करू नये। ज्यांनी ज्या ज्या पद्धतीने सांगितलेले ते योग्यच आहेत। दुसरी गोष्ट तर हा आपला प्राणायाम बद्दल जाते। याच्याबद्दल कोणाला काही शंका असेल तर कधी पण विचारू शकता। आता सुद्धा आपल्याला विचारायचं असेल तर विचारू शकताय निश्चित। कोणतेही प्राणायाम असतात तर त्याच्यामध्ये कुंभक जर लावला म्हणजे आपण श्वास सोडतो त्याला रेचक म्हणतात। श्वास सोडल्यानंतर तुमच्या शरीरामध्ये जागा असतं, मग त्याच्यामध्ये आपण श्वास घेतो त्याला पूरक म्हणतात। श्वास घेऊन आपण थांबतो त्याला कुंभक म्हणतात। आपलं शरीर माठासारखं असतं, कुंभक असतात आणि ते तुमच्या क्षमतेनुसार तुम्ही पाळायचं असतं। नंतर आपण श्वास सोडतो रेचक, मग श्वास सोडून पण आपण कुंभक करतो, त्याला पण कुंभक म्हणतात। एक श्वास घेऊन कुंभक करतो त्याला अंतर्कुंभक आणि श्वास सोडून त्याला करतो त्याला बाह्य कुंभक म्हणतात। ह्या कुंभकाची सवय करण्यासाठी अनुभवी शिक्षकांचा मार्गदर्शन अवश्य घ्या। अशक्य काही नाही।
परंतु बिना मार्गदर्शनाने काही दुष्परिणाम होतात. प्राणायामाचं एक वैशिष्ट्य आहे की तुम्ही चुकीचा प्राणायाम केला की लगेच तुम्हाला इफेक्ट होतो. लगेच इफेक्ट होतो. तुमचं डोकं दुखायला लागतं, काही चक्कर येण्यासारखं वगैरे काही वाटतं. अशी काहीतरी कोणाला जरी असं सूचना जर आतून मिळाल्या ना, तर त्यांनी थांबून जावं आणि अनुभवी शिक्षकांचं मार्गदर्शन करावं. घाबरू नका. तर हे प्राणायाम आपल्याला अतिशय महत्त्वाचे आहेत. आज ताईंनी 8ही प्राण आपल्याला सांगितले आहेत. आपण याचं अनुकरण करा.